गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आप सभी को मेरा जय श्री कृष्णा। BSTC प्रथम वर्ष आपकी पाठ्य पुस्तक शिक्षा के उद्देश्य एवं ज्ञान और पाठ्यचर्या की इकाई प्रथम शिक्षा का अर्थ और उद्देश्य के अंतर्गत पूर्व के 2 वीडियोज में हम शिक्षा का अर्थ एवं उद्देश्यों से परिचय, विभिन्न दार्शनिकों द्वारा शिक्षा की परिभाषाएं, शिक्षा के आयाम, दर्शन का अर्थ एवं संकल्पना, दर्शन की विभिन्न कसौटियां, वास्तविक ज्ञान एवं शिक्षा में संबंध सभी, साथ ही प्रकृतिवाद क्या है पढ़ चुके हैं। अब आगामी जो वीडियो आपके लिए बनाया है, इसको देखने के बाद, समझने के बाद आपकी इकाई 1 कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम इस इकाई से महत्वपूर्ण प्रश्न का एक वीडियो आपके लिए रखेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न आप देखेंगे। उसके बाद हमारा प्रयास रहेगा कि एक वीडियोस और हो जिसमें इस इकाई 1 से संबंधित पूर्व सत्रों में आए हुए प्रश्न जो आपकी परीक्षा में आए हैं उनका रखा जाएगा। तो अब हम शुरुआत करते हैं। आप सभी एक एक करके जुड़ जाइए। अब हम देखते हैं आदर्शवाद का अर्थ एवं संप्रत्यय। आदर्शवाद, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, आदर्श का मतलब होता है श्रेष्ठतम। प्रकृतिवाद के अंतर्गत हमने क्या जाना कि प्रत्यक्ष एवं इंद्रियों से बाहर हमारे जानने की सीमा नहीं है। इसके विपरीत कई चिंतकों ने भिन्न मान्यता रखी। ऐसे चिंतक जो विचार को अत्यधिक महत्व देते हैं, चाहे वे प्राचीन हो या आधुनिक, उनकी विचारों का समावेश जिस सिद्धांत में होता है उसे आदर्शवाद कहते हैं। अंग्रेजी में विचार को क्या कहते हैं? आइडिया कहा जाता है। अतः इस विचारधारा को आइडियाइज्म हम कहेंगे, किंतु इसमें एल अक्षर को जोड़कर इसको आइडियलिज्म बनाया गया है, जिसका हिंदी अनुवाद आदर्शवाद दिया गया। किसी दृष्टि से यह इस अर्थ में उचित भी माना जाता है, क्योंकि प्रत्ययवाद विचार अथवा मनस को ही आदर्श मानता है। अब आदर्शवाद क्या है? जैसा कि हमने प्रकृतिवाद में क्या देखा, उसने पदार्थ को माना, लेकिन आदर्शवाद चिंतन की दृष्टि से यह प्रस्तुत करता है कि जगत में यथार्थ सत्ता विचार की, मनस की, मन की है, मन के विचारों की है। इसकी भौतिक तत्व से पृथक स्वतंत्र सत्ता है तथा भौतिक तत्व या प्रकृति मनस की क्रिया अथवा प्रतीति होती है और स्वयं के अस्तित्व के लिए वह मनस पर ही निर्भर है। मन चेतन होने से प्रयोजन युक्त है, क्योंकि वह प्रयोजनात्मकता मन पर आधारित है। यह एकता ही प्रयोजन की ओर संकेत करती है। यह प्रयोजन माने, आप प्रयोजन से क्या मतलब ले रहे हैं? प्रयोजन का मतलब हमारा कोई प्रयोजन होता है, कोई उद्देश्य होता है, कोई विचार होता है। यह प्रयोजन सामान्य विचार की चेतना का ही रूप है जो आदर्श है। अतः आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या होता है? सामान्य लक्ष्य की चेतना को अभिव्यक्ति प्रदान करना। क्या? सामान्य लक्ष्य की चेतना को अभिव्यक्ति प्रदान करना। जो विचार हैं हमारे मन में, उनको अभिव्यक्त करना। आदर्शवाद के कई प्रकार हैं। आपकी क्लासेस में जो बच्चे राजनीति विज्ञान के हैं वो आदर्शवाद को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे कि आदर्शवाद के विचारक कौन कौन से हुए हैं, और उन विचारकों ने भी अपने आदर्शवाद को एक ही नाम नहीं दिया है, वो भी बटे हुए हैं, जो अब हम देख रहे हैं। आदर्शवाद के कई प्रकार हैं जो पश्चिमी दर्शन में प्रचलित हैं। इनमें प्लेटो के आदर्शवाद का क्या नाम है? वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद। बर्कले का आत्मनिष्ठ प्रत्ययवाद, कांट का प्रपंचवाद आदर्शवाद, फिंक्टे एवं हीगल का निरपेक्ष आदर्शवाद, जेंटाइल का ऐतिहासिक आदर्शवाद। लेकिन इन सब की केंद्रीय मान्यता क्या है? इनके आदर्शवाद के आगे के नाम जरूर अलग हैं, लेकिन यह मनस पर ही आधारित विचार को ही मूल तत्व मानते हैं। विचार की चेतना मनस पर निर्भर करती है। आपको बेटा, आप सभी को ये जितने भी नाम दिए गए हैं कि प्लेटो के आदर्शवाद का क्या नाम है, जब आप कंपटीशन एग्जाम देंगे तो उसमें ये पूछा जाएगा कि प्लेटो के आदर्शवाद का क्या नाम है, हीगल के आदर्शवाद का क्या नाम है। तो अगर आप इसको लगन से और एकाग्रता से सुनोगे, समझोगे, तो आपके बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। आदर्शवादी ज्ञान शास्त्र के क्षेत्र में वस्तु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं मानते।
वह विचार को ही महत्वपूर्ण मानते हैं। अब आदर्शवाद एवं भारतीय चिंतन। भारतीय चिंतन में आदर्शवाद प्राचीन काल से ही उपलब्ध है। वैदिक ऋषियों ने विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों को देवता मानकर उनकी स्तुतियां की। इन देवताओं को किसी एक परम तत्व का ही रूप बताया और यही एक तत्व जगत, ईश्वर, मनुष्य और विभिन्न प्राणियों में व्याप्त है। आदि शंकराचार्य ने इस एक किंतु सर्वव्यापी तत्व का नाम क्या दिया? ब्रह्म दिया, जो भेद से परे है। भारतीय चिंतन धारा में ही बौद्ध दर्शन के संप्रदाय योगाचार विज्ञानवाद ने भी मनस को ही अस्तित्व माना, पदार्थ को गौण। अब प्रकृतिवाद की तरह ही हम इसमें भी देखेंगे कि आदर्शवाद में शिक्षा को किस प्रकार जोड़ा गया है और किस प्रकार की शिक्षा को दे माना है। तो आदर्शवाद पश्चिमी हो अथवा भारतीय, उसकी मूल मान्यता विचार को ही मूल आधार मानने के लिए हमें आधार बनाती है और कहती है कि विचार को आप मूल आधार माने। यहाँ हम आदर्शवाद एवं शिक्षा से उसके संबंध एवं प्रभाव पर विचार करना देखते हैं। शिक्षा से ज्ञान प्राप्त होता है, किंतु ज्ञान किसका प्राप्त होता है? इसके उत्तर में आदर्शवाद की मान्यता है कि परम विचार का ज्ञान ही शिक्षा का उद्देश्य है। अर्थात आदर्शवाद कहता है कि शिक्षा प्राप्त करके व्यक्ति के विचारों में क्या आती है? उसके विचार उच्च हो जाते हैं और वो सर्वांगीण विकास की ओर जाता है। जैसे कि एक मूर्तिकार पत्थर काटकर मूर्ति बनाता है, किंतु वस्तुतः मूर्ति तो पत्थर में ही नहीं थे। मूर्तिकार तो अतिरिक्त पत्थर को काटता है, छांटता है, हथौड़े एवं छेनी से उसको आकार देता है और उसको रूप देकर, उसको सुंदर रूप देकर उसको भगवान की प्रतिमा बनाता है। तो आदर्शवाद शिक्षा के द्वारा अज्ञान हटाता है, मन में निहित व्यक्ति के अंतर्निहित भावों को अभिव्यक्ति प्रदान करता है। आदर्शवाद एवं शिक्षा का उद्देश्य। विचार अथवा आदर्श को मूल मानने के कारण आदर्शवाद शिक्षा का उद्देश्य उस परम विचार का अनुभव करना मानता है जो निरपेक्ष है। इस तरह स्वयं का विकास ही शिक्षा का उद्देश्य माना गया है, चाहे वो स्वयं सामाजिक विकास हो, मनोवैज्ञानिक विकास हो, आध्यात्मिक विकास हो, शैक्षणिक विकास हो, राजनीतिक, जो भी उसका विकास है, लेकिन उसके अंदर जो विचार हैं, उसके जो मनस में है, उसको उभारता है, उनको निखारता है और शिक्षा से विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करता है। आदर्शवाद एवं पाठ्यक्रम। अब हम ये विचार करेंगे कि आदर्शवाद जो है वो पाठ्यक्रम किस प्रकार का चाहता है। तो पाठ्यक्रम के संबंध में आदर्शवाद की मान्यता है कि शिक्षा बाल केंद्रित होने की बजाय आदर्श केंद्रित होनी चाहिए। सामाजिक आवश्यकता एवं सांस्कृतिक बोध के लिए पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों का समावेश होना चाहिए जो बच्चों में मानसिक विकास, नैतिक विकास, उसके विचारों को सुधारे, उसको सर्वश्रेष्ठता की ओर अग्रसर करे। नैतिक शिक्षा पाठ्यक्रम में अवश्य शामिल हो, ये आदर्शवाद का पहला महत्वपूर्ण हमें कहा गया है कि आदर्शवाद में नैतिक शिक्षा परम आवश्यक है। ऐसा आग्रह आदर्शवादी चिंतकों प्लेटो, अरस्तु, हीगल, एमरसन, कांट, टैगोर, गांधी, अरविंद घोष आदि ने किया है। अब आदर्शवाद में शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए? शिक्षण विधि के विषय में आदर्शवाद यह धारणा रखता है कि जब शिक्षा का उद्देश्य एक बार स्पष्ट रूप से निर्धारित हो जाता है तो फिर उससे प्राप्त करने की विशेष विधि की आवश्यकता नहीं होती। किसी भी शिक्षण विधि से हम विद्यार्थियों में सर्वांगीण विकास और उच्च कोटि के गुणों को प्रेषित कर सकते हैं, जिससे कि उसके विचार इस प्रकार के हों कि वो जीवन में आगे बढ़े। चाहे वो संवाद विधि हो, व्याख्यान विधि हो, प्रश्नोत्तर विधि हो, प्रयोगात्मक विधि हो एवं अन्य कैसी भी विधि हो। अब आदर्शवाद एवं विद्यार्थी। आदर्शवाद विद्यार्थी और शिक्षक को किस रूप में लेता है? विद्यार्थी एवं शिक्षक के बारे में आदर्शवाद यह प्रस्तुत करता है कि विद्यार्थी भी मनस युक्त है, जिसमें रूप से कई संभावनाएं नहीं थे। अतः विद्यार्थी मिट्टी का लोंदा नहीं है जिसे आप यंत्रवत तरीके से चला सकें। कितनी अच्छी बात है। आदर्शवाद ये बात मान के चलता है कि एक विद्यार्थी के भी विचार हैं, आप उसको ऐसे ही घुमा नहीं सकते। अनुभूति करने एवं प्रतिक्रिया देने की योग्यता विद्यार्थी के व्यक्तित्व में होती है, अतः इसी रूप में उसे माना जाए। भारतीय आदर्शवादियों के अनुसार एक पूर्ण विद्यार्थी में निम्न गुण अवश्य होने चाहिए, जैसे गुरु के प्रति आस्थावान बालक हो, गुरु भक्त हो, शुद्ध मन वाला हो,
हर प्रकार के प्रपंचों और माया से ऊपर हो, मोक्ष प्राप्ति के लिए अत्यधिक महत्वाकांक्षी हो, मन वचन और कर्म से ईश्वर की सेवा करने वाला हो, अर्थात उसके विचार उसके सर्वांगीण विकास को बताने वाले होने चाहिए। मोक्ष से प्राप्ति यह है कि उसे जीवन का मर्म समझ आए कि हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है। इसी प्रकार शिक्षक को भी आदर्शवाद ने इसी प्रकार का व्यक्तित्व लागू रखने के लिए कहा है कि सब शारीरिक व मानसिक गुण उसमें होने चाहिए। वह विद्यार्थी के लिए मार्गदर्शक, सलाहकार, सहयोगी होना चाहिए। दोनों में सहज संवाद का स्तर बना होना चाहिए। आदर्शवाद में शिक्षक का स्थान इसलिए महत्वपूर्ण एवं सम्मानपूर्ण भी माना गया है। अब आदर्शवाद एवं विद्यालय प्रबंधन। आदर्शवाद विद्यालय चलाने को, विद्यालय के प्रशासन को किस प्रकार होना चाहिए, उसके लिए वह कहता है कि विद्यालय का प्रधान अनुभवी, गंभीर एवं प्रेरक व्यक्तित्व वाला होना चाहिए। अनुशासन के विषय में आदर्शवाद आंतरिक अनुशासन के पक्ष में है। पुरस्कार, दबाव, कठोरता अथवा दंड विद्यार्थियों के व्यक्तित्व को विकृत करते हैं। अर्थात आदर्शवाद कहता है कि मन का कंट्रोल, नियंत्रण विद्यार्थी को सिखाया जाए, शिक्षक को सिखाया जाए कि आप अपना कर्तव्य करें, कर्मफल के सिद्धांत पे चलें, तो स्वतः ही बाधाएं समाप्त होती जाएगी और हमें जीवन में सफलता मिलती जाएगी। वह दंड में विश्वास नहीं रखता। अब आपने आदर्शवाद के समस्त बिंदु देखे। जैसे हमने प्रत्ययवाद में उसकी कुछ आलोचनाएं देखी, कुछ आलोच्य बिंदु देखे, ऐसे ही बच्चों आदर्शवाद में कौन सी ऐसी बातें हैं जो इसमें कमियां निकालती हैं। वैसे कमियां सभी में होती है, जब वाद बनता है तो उसमें कुछ अच्छाइयां बुराइयां तो होगी, लेकिन इस आदर्शवाद में क्या है, नाम तो आदर्श है उसका। तो आदर्शवाद की सकारात्मक पक्षता के साथ ही उसमें कुछ नकारात्मक पक्षता का भी है। इस दृष्टि से पहली बात तो यह है कि आदर्शवाद शिक्षा के उद्देश्य को एक निरपेक्ष सत्ता का विचार बताता है, जो कि गूढ़ और किसी अर्थ में अबोधगम्य है। दूसरी बात यह है कि विद्यार्थी ऐसे आदर्श को प्रेरक स्वीकार नहीं कर सकते जो दूरस्थ एवं गूढ़ हो। शिक्षक का महत्व अधिक होने से विद्यार्थी स्वावलंबन नहीं सीख पाता और वह शिक्षक पर अधिक निर्भर हो जाता है। आदर्शवाद उच्च उद्देश्य की तो बहुत चर्चा करता है, किंतु उतनी ही गंभीरता, स्पष्टता एवं निश्चितता से उसकी तरीके, शिक्षण विधियां की चर्चा नहीं करता। इन सब नकारात्मक कठिनाइयों के होते हुए भी हम कह सकते हैं कि श्रेष्ठता की ओर ले जाने वाला आदर्शवाद का मूल्य कम नहीं है। शिक्षा की तकनीक, समाज एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कई परिवर्तन आए, किंतु उद्देश्य की पूर्ति के लिए जब भी आवश्यकता हुई, शिक्षाविदों ने आदर्शवाद से ही सामग्री एवं प्रेरणा ली है। इस प्रकार आदर्शवाद और शिक्षा के हमने रूप देखे। अब हम इसी इकाई में आगे देखेंगे यथार्थवाद, रियलिज्म, अर्थ एवं संप्रत्यय। प्रकृतिवाद, आदर्शवाद के बाद नेक्स्ट जो सिद्धांत, नेक्स्ट विचारधारा जो अब अपन पढ़ने जा रहे हैं वह है यथार्थवाद। यथार्थवाद का अर्थ, आखिर यह यथार्थवाद, रियलिज्म होता क्या है। अभी हमने दो वादों में पढ़ा। एक वाद पदार्थ, भौतिक जगत को स्ट्रॉन्ग मान रहा था, उसका आधार भौतिक जगत और पदार्थ था, और जो दूसरा वाद हमने पढ़ा उसका आधार विचार, मनस था। अब तीसरा जो हम विचारधारा पढ़ रहे हैं यथार्थवाद, इसके अंतर्गत किसी भी परिस्थिति, वस्तु या विचार को उसकी वास्तविक स्थिति में स्वीकार करता है। कल्पना व आदर्श के विपरीत भौतिक जगत को सत्य मानता है, वही यथार्थवाद होता है, जो कि भौतिक जगत को ही सत्य मानता है। आगे हम देखते हैं यथार्थवाद के प्रकार। यथार्थवाद दो प्रकार का होता है, पहला प्राचीन, दूसरा वैज्ञानिक। प्राचीन यथार्थवाद सृष्टि यानी पुरातन सृष्टि एवं सृष्टिकर्ता को वास्तविक मानता है और प्राकृतिक जगत में शिक्षा अथवा अनुकूलन की क्षमता का विकास उससे ये करता है। दूसरा है वैज्ञानिक यथार्थवाद। वैज्ञानिक यथार्थवाद के अनुसार यथार्थ स्थिर नहीं है, मतलब जो वर्तमान है वो स्थिर नहीं है, अपितु गतिशील एवं प्रवाहमय है। प्रयोग होते जाएंगे, क्रमबद्धता बढ़ती जाएगी और उससे वैज्ञानिक यथार्थवाद की धारणा बदलती जाएगी। इस बात को लेकर वैज्ञानिक यथार्थवाद चलता है। यथार्थवाद एवं भारतीय चिंतन। यथार्थवाद को भारतीय ने किस प्रकार भारतीय व्यवस्था में इसका चिंतन किया गया है, तो भारतीय चिंतन में न्याय
एवं वैश्विक दर्शन को यथार्थवादी माना जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, जैन दर्शन को भी यथार्थवादी दर्शन माना गया था। यह जगत, वस्तुएं, भावना, विचार, बंधन, मोक्ष सभी को यथार्थ मानता है। भारतीय यथार्थवाद विद्यार्थी को वास्तविक ज्ञान देना शिक्षा का उद्देश्य मानता है, अर्थात तर्कशास्त्र का ज्ञान यथार्थ के ज्ञान प्राप्ति में सहायक हो सकता है। अतः विद्यार्थी को तर्कशास्त्र का ज्ञान शिक्षा के अंतर्गत दिया जाना भारतीय यथार्थवाद आवश्यक मानता है, क्योंकि तर्क करने की जगह जब विद्यार्थी में शक्ति होगी, समझ होगी, जिज्ञासा होगी, तो वो वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। यथार्थवाद एवं शिक्षा। पश्चिमी यथार्थवाद ने शिक्षा में व्याप्त आडंबर को दूर करने की महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह की। परलोक, अंधविश्वास और अबौद्धिक परंपरा से विमुख होकर मानव यथार्थ मानवीय धारणाओं में रुचि रखने के प्रति उत्सुक हुआ। इसके कारण यथार्थवादी शिक्षा का स्वरूप विकसित हुआ, अर्थात जो पास्ट में है उसमें विश्वास न करके, प्रयोग करके, तर्क करके वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने को यथार्थवाद ने महत्व दिया है। आप इसके नाम से इसको अच्छे से समझ सकते हैं, यानी रियलिज्म। तो यथार्थवाद के अंतर्गत पाठ्यक्रम कैसा होगा? यथार्थवाद का मानना है कि विद्यालय में विज्ञान विषय अवश्य पढ़ाया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि विज्ञान विषय तर्क, प्रयोग और वास्तविकता का ज्ञान देता है। यथार्थवाद एवं विद्यार्थी शिक्षक। विद्यार्थी एवं शिक्षक। यथार्थवाद कहता है कि शिक्षक ऐसा हो जो तथ्यों के आधार पर, विज्ञान के आधार पर बालक को वास्तविक ज्ञान का परिचय कराए, सीखने सिखाने की ओर प्रवृत्त करे और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करे। यथार्थवाद एवं विद्यालय प्रबंधन। यथार्थवाद विद्यालय प्रबंधन को लेकर धारणा विकसित करता है कि उनका निर्माण एवं संचालन आवश्यकता आधारित होना चाहिए, किन्हीं अन्य कारणों जैसे कि राजनीतिक दबाव, व्यक्तिगत प्रभाव बनाने वाले कुछ तत्व पूर्वाग्रह आधारित नहीं होना चाहिए। इसी दृष्टिकोण से विद्यालय खोलने को यथार्थवादी उचित नहीं मानते कि आप किसी राजनीतिक दबाव, व्यक्तिगत प्रभाव बनाने और व्यापारिक दृष्टिकोण से विद्यालय खोलें। वो कहते हैं कि सह शिक्षा को भी यथार्थवाद समर्थन देता है। यथार्थवाद का शिक्षा पर प्रभाव। यथार्थवाद ने शिक्षा पर व्यवहारिक प्रभाव डाला, क्योंकि वो वास्तविकता की ओर ले जाता है, जिसके फलस्वरूप जीवन से जुड़े व्यवहारिक क्षेत्र जैसे कृषि, इंजीनियरिंग, औषधि, विज्ञान, व्यापार, कानून, भाषा, प्रबंधन आदि को महत्व मिला और इनके शिक्षण प्रशिक्षण के विद्यालय, महाविद्यालय सरकार के द्वारा खोले गए। यथार्थवाद के प्रभाव के कारण ही विद्यालयों को बहुउद्देशीय विद्यालय के रूप में विकसित किया जाने लगा और इसका आधार कक्षाओं को बनाया। आपने व्यवहारवाद के समस्त बिंदु देखे। अब आदर्शवाद और प्रकृतिवाद की तरह इस वाद में भी कुछ आलोचना के बिंदु हैं, जैसे महत्वपूर्ण योगदान देने के बाद भी यथार्थवाद को त्रुटि रहित नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि यह भौतिक जगत को यथार्थ मानता है, ये विचार और पदार्थ को गौण समझता है, जबकि उनका भी अपना अपना महत्व है। दूसरी बात यह है कि यह तथ्य को तो स्वीकार करता है, किंतु मूल्यों को गौण मानता है, जिसके कारण जीवन अधूरा हो जाता है। भावना, इच्छा, संवेग, कल्पना आदि भी यथार्थ जीवन के भाग हैं। और इसकी तीसरी जो आलोच्य बिंदु है, व्यवहारिकता पर अधिक जोर देने से यथार्थवाद श्रेष्ठता की स्थापना नहीं कर पाता। यह जीवन को साधारणता का रूप देकर उसके श्रेष्ठ मूल्यांकन पक्ष को ओझल कर देता है, क्योंकि विचार नहीं होंगे तो वास्तविकता का ज्ञान कैसे होगा? और वास्तविकता का ज्ञान जब होगा जब पदार्थ की उपस्थिति होगी। तो सभी वादों की अपनी अच्छाइयां हैं और सभी वादों की अपनी आलोचनाएं हैं, किंतु हमें क्रम से सभी वादों को पढ़ने के उपरांत ही हम श्रेष्ठता की ओर जा सकते हैं, जैसे कि इनके विचारकों ने समय रहते इसका शोध किया। अब हम अगला जो वाद हमारा पढ़ेंगे वह है व्यवहारिकतावाद, जिसे प्रयोजनवाद भी कहते हैं। अब प्रयोजनवाद की उसी प्रकार हम बिंदु देखेंगे। प्रयोजनवाद क्या है? प्रयोजनवाद अर्थात व्यवहारिकतावाद एवं शिक्षा क्या है, व्यवहारिकतावाद एवं पाठ्यक्रम, व्यवहारिकतावाद एवं विद्यार्थी शिक्षक संबंध, व्यवहारिकतावाद एवं विद्यालय प्रबंधन शिक्षा पर प्रभाव एवं अंत में समेकन। तो अब मैं आपको बताना चाहती हूँ व्यवहारिकतावाद। मैं आप सभी से आशा रखती हूँ
कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इनसे संबंधित प्रश्नों का भी एक वीडियो बनाएंगे। आप इस वीडियो को, समस्त वीडियो को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि सभी विद्यार्थियों को इनका अच्छा लाभ प्राप्त हो सके, क्योंकि जरूरी नहीं है पुस्तक सब जगह सुलभ होती है। और अमूमन विद्यार्थी कोशिश करते हैं कि 1 वीक सीरीज से पढ़ लें, लेकिन पुस्तकें बहुत ही गहन अध्ययन करके लिखी गई हैं, इन पे मंथन किया गया है, उसके बाद ही इनको लिखा जाता है। और अगर आप इनसे वंचित रह जाते हैं तो एक बहुत बड़े लाभ को आप खो देते हैं। तो पुस्तक के पूरे वीडियोस, जो पुस्तक में जो पाठ्यक्रम दिया गया है, वो सभी मैं आपको वीडियो में पढ़ा रही हूँ। साथ में इसका QR कोड भी देते हैं हम, जिसे आप स्कैन करके इसकी PDF भी निकाल सकते हैं या अपने हार्ड कॉपी घर पर भी पढ़ सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं व्यवहारिकतावाद। जैसा कि नाम से विदित है, व्यवहारिकतावाद अर्थात व्यवहार से तय होना। इस सिद्धांत का मूल विचार यह है कि सत्य अथवा यथार्थ वह है जो हमें व्यवहार में अनुभव हो। जिसका हमें व्यवहार में अनुभव न हो सके वह असत्य है, चाहे वो दिखने में कितना ही सुंदर, मधुर, विचारवान हो, लेकिन अगर वो व्यवहार में अनुभव नहीं हो रहा है तो वह सत्य नहीं माना जाएगा। इस सिद्धांत के अनुसार परिवर्तन सदैव होने वाली प्रक्रिया है, अतः उसके अनुसार सत्य भी निर्मित होता है। वह पूर्व रूप में स्थिर नहीं है। परिवर्तन अनुभव होता है तो सत्य भी अनुभव में आना चाहिए, अन्यथा वह व्यर्थ है। व्यवहारिकतावाद को प्रयोजनवाद तथा उपयोगितावाद भी कहा जाता है। तो आपको ये याद होना चाहिए, आप कंफ्यूज नहीं हो कि व्यवहारिकतावाद क्या है, उपयोगितावाद क्या है और प्रयोजनवाद क्या है। ये तीनों एक के ही नाम है। व्यवहारिकतावाद और पाठ्यक्रम। व्यवहारिकतावाद पुनर्निर्धारित किसी भी प्रकार के सिद्धांतों को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि ये तो विचार केंद्रित होते हैं, जबकि व्यवहारिकतावाद अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम को मानता है। इसके लिए वो उपयोगिता, अभिरुचि, क्रिया एवं एकीकरण की मान्यताओं को आधार बनाता है। विद्यार्थी को पाठ्यक्रम के माध्यम से वही ज्ञान दिया जाना चाहिए जो वर्तमान के लिए उपयोगी हो। इस प्रकार व्यवहारिकतावाद, व्यवहार में जो भी पुष्ट हो रहा है वही सत्य है। व्यवहारिकतावाद एवं विद्यार्थी और शिक्षक। शिक्षक के विषय में व्यवहारिकतावाद क्रिया एवं प्रयोग को प्रमुखता देता है। विद्यार्थी सीखने में निष्क्रिय नहीं हो, यह शिक्षण का आवश्यक बिंदु होना चाहिए। जो आज की हमारी शिक्षा नीति भी क्या कह रही है, गतिविधि आधारित अध्ययन, अर्थात बच्चे का ठहराव कब सुनिश्चित होगा विद्यालय में, जब वो वहाँ कुछ कार्य करेगा, खुद करके सीखेगा तो उसको आनंद आएगा, और जब वो उसके व्यवहार में आ जाएगा तो वो उसके अंदर पूर्ण रूप में बैठ जाएगा और वो उस पाठ को या उस विधि को कभी नहीं भूलेगा। सुप्रसिद्ध दार्शनिक डीवी ने कहा है, विद्यार्थी ज्ञान नहीं चाहता बल्कि वह जानना चाहता है कि उसे वह स्वयं कैसे प्राप्त कर सकता है। विद्यार्थी एवं शिक्षक के विषय में व्यवहारिकतावाद की मान्यता है कि विद्यार्थी स्वयं ही मूल्यों की रचना कर सकता है। उसमें निहित बाहरी एवं आंतरिक शक्तियां उसे ऐसा करने में सक्षम बनाती हैं। शिक्षक का कार्य तो मात्र उसको समस्याओं से परिचित कराना और समाधान हेतु क्रिया एवं प्रयोग के सुझाव देना है। स्वयं उसको करके नहीं बताना है, बच्चा खुद करके सीखे, बस उसको गाइड करना है। व्यवहारिकतावाद एवं विद्यालय प्रबंधन। विद्यालय एवं उसकी प्रबंधन के विषय में व्यवहारिकतावाद की मान्यता है कि विद्यालय सुंदर हो, साफ हो, सुसज्जित होना चाहिए। समय विभाग चक्र में क्रिया एवं प्रयोग को समुचित स्थान देना चाहिए और उसे लचीला बनाना चाहिए। कक्षा में बैठक व्यवस्था अर्धचंद्राकार रूप में हो, जिससे विद्यार्थी एवं शिक्षक की समानता एवं सहभागिता निश्चित हो। व्यवहारिकतावाद का शिक्षा पर प्रभाव। समाज एवं शिक्षा पर व्यवहारिकतावाद का गहरा प्रभाव पड़ा है। उसके अनुसार शिक्षा में कई परिवर्तन भी आए हैं। विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए परिषद की व्यवस्था व्यवहारिकतावाद की ही देन है। अर्थात आज के परिपेक्ष में देखा जाए तो प्रत्ययवाद, आदर्शवाद, जितने भी वाद हमने पढ़े हैं उनमें व्यवहारवाद आज के परिपेक्ष में बिल्कुल सही बैठ रहा है, क्योंकि करके सीखने पर बल देता है। किंतु फिर भी इस बात की भी अपनी एक आलोचना है, जैसे कि
व्यवहारिकतावाद उपयोगिता को सत्यता की कसौटी मानता है, किंतु अमुक वस्तु या गुण हमारे लिए उपयोगी है, इसकी कसौटी कौन निर्धारित करेगा। दूसरी बात यह है कि सत्य को सदैव निर्मित होने वाला मानने के कारण व्यवहारिकतावाद सत्य को सत्य नहीं कह सकता, क्योंकि वह परिवर्तनशील हो जाता है। तीसरी बात यह है कि शिक्षा के संबंध में पहले से कुछ निर्धारित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार ये व्यवहारिकतावाद की कुछ आलोचनाएं बताई गई है। फिर भी आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो अन्य वादों की तुलना में व्यवहारिकतावाद विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास में विशेष सहायक है। अब अंतिम में हम इस पाठ का समेकन करके देखते हैं कि हमने इस पूरी इकाई में तीनों वीडियोस के माध्यम से क्या क्या पढ़ा। हमने प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद, व्यवहारिकतावाद का विवरण पढ़ा, क्योंकि वर्तमान में ये सभी वाद कहीं ना कहीं प्रासंगिक प्रतीत होते हैं। साथ ही एनसीएफ 2005 में बालक के संदर्भ में एवं सीखने के संबंध में सुझाई गई बातें भी इन वादों में दिखाई गई है। एनईपी 2020 भी इन वादों, जितने भी वादे बताए गए हैं उनके अंदर उन्हें देखा गया है एनईपी 2020 में। साथ ही इस इकाई में हमने शिक्षा से संबंधित स्वरूप, परिभाषा एवं कारकों को जाना। हमने शिक्षा में ज्ञान की केंद्रीय भूमिका को देखा। हमने समाजशास्त्र, रसायन शास्त्र, अर्थशास्त्र, प्राणी शास्त्र, दर्शन शास्त्र के तहत वादों को समझा। शिक्षा दर्शन किसे कहते हैं, स्वयं दर्शन का क्या अर्थ है, शिक्षा में ज्ञान की क्या भूमिका है, यह समझते हुए हमने ये जाना कि शिक्षा एवं दर्शन में किस प्रकार संबंध है, वास्तविक ज्ञान एवं शिक्षा में क्या संबंध है। इस प्रकार इस अंतिम वीडियो में हमने इकाई 1 को पूर्ण किया है। अब इसमें कुछ दत्त कार्य जो विद्यार्थियों के लिए हैं। आप अपने बच्चों के विद्यालय में कौन कौन सी विशेषताएं देखना चाहते हैं, विद्यालय में शिक्षा पूर्ण होने पर अपने बच्चों में कौन से गुणों का विकास और बदलाव देखना चाहते हैं। इस प्रकार ये प्रश्न खुद आप देखें और इन्हें जब आप इंटर्नशिप में जाएं तो बच्चों से करवाएं और जानें कि वह इसका क्या उत्तर देते हैं। मैं आप सभी से आशा रखती हूँ कि आपको ये पढ़ाए गए वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आपकी किसी भी प्रकार की जिज्ञासा है तो आप प्रश्न लिख सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएंगे। किसी भी प्रकार के अनावश्यक एवं हंसी मजाक संबंधित प्रश्न लिंक में नहीं लिखें और कमेंट में नहीं करें। जो आपको उचित लगता है पाठ के अनुसार, पाठ्यक्रम के अनुसार, वो आप पूछ भी सकते हैं। साथ ही एक जब लाइव सेशन लिया जाएगा उसमें भी आप प्रश्नों का समाधान कर सकते हैं। पर इसमें आपको इतना सारी सामग्री प्रदान कर दी गई है कि आप इनको पढ़कर पूरा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और परीक्षा को अच्छे अंकों से पास कर सकते हैं। आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।